हेलो दोस्तों, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आपके समक्ष आपके पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब टी पर उपस्थित हूं और एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है पदार्थों का पृथक्करण और हमारे चारों ओर के परिवर्तन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पदार्थों के पृथक्करण की, जिसमें से सबसे पहला है पृथक्करण की विधियों का। पृथक्करण की विधियों पे चर्चा करने से पहले दोस्तों जानते हैं कि पृथक्करण होता क्या है। पृथक्करण यानी कि कोई भी मिश्रण उन मिश्रणों में से वस्तुओं को अलग करना, और वस्तुओं को अलग करने की अनेक विधियां होती हैं। जैसे कि सबसे पहली विधि की मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे, हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 प्रकार की मुख्य पृथक्करण की विधियां दी गई हैं: हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन और चालन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हस्तचयन विधि की। हस्तचयन विधि क्या होती है दोस्तों? हस्तचयन विधि में उन वस्तुओं के मिश्रण से वस्तुओं को अलग करने की ये विधि है जिनमें वस्तुएं बड़ी होती हैं, आकार में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आलू में टमाटर आपस में मिला के रख दिए जाएं और बोला जाए कि आलू और टमाटर को अलग अलग किया जाए, तो आलू को हम एक हाथ से अलग कर लेंगे और टमाटरों को अलग कर लेंगे हाथों की मदद से। तो इस प्रक्रिया को जो है हस्तचयन विधि कहा गया है। तो हस्तचयन विधि में दो ऐसी वस्तुओं का या दो से अधिक ऐसी वस्तुओं को अलग अलग किया जाता है जो आकार में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। फिर हम बात करते हैं थ्रेसिंग की। थ्रेसिंग दोस्तों, जैसे कि चावल, गेहूं, ये जब इनकी खेती होती है तो ये इनकी खेती जब ये बड़े हो जाते हैं इनको काटा जाता है पकने पे। फिर इनकी डंठल जो डंडियां हैं वो सूख जाती हैं। सूखी हुई जो डंडियां हैं उनमें से अनाज को झाड़ने की प्रक्रिया, अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम यहाँ पे थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि फिगर में जैसे देखिए किसान जो है वो सूखी गेहूं की डंडियां ले ली हैं उसने, और वो पटक पटक कर क्या करेगा, उसको झाड़ रहा है, जिससे कि जो डंडियां घास है वो अलग हो जाएगी और गेहूं हमारा जो अनाज है वो अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही थ्रेसिंग कहा गया है। अब इस प्रक्रिया के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाने लगा है। हम लोग बात करते हैं निष्पावन की। दोस्तों, निष्पावन की जब हम बात करेंगे तो निष्पावन क्या होता है? निष्पावन, जैसा कि आप फिगर से देखिए तो निष्पावन की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी कि एक महिला जो है वो एक सूप में कुछ अनाज लिए हुए है और उस अनाज को जो है धीमे धीमे गिरा रही है, जिससे कि क्या हो रहा है कि जो छोटा कूड़ा है जिसका वजन जो है वो कम है वो हवा की दिशा में उड़ जा रहा है, और जो अनाज है जिसका वजन जो है ज़्यादा है वो भूमि पर उसी जगह पर इकट्ठा होता जा रहा है। तो यहाँ पे निष्पावन जो है वो प्रक्रिया है जिससे हम दो ऐसे पदार्थों को अलग अलग करने के लिए उपयोग करते हैं जिसमें एक का वजन ज़्यादा होता है और दूसरा वस्तु है, दूसरा पदार्थ है जो कि बहुत ही हल्का होता है, जो कि हवा के उपयोग से जो अलग हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को जो है निष्पावन कहा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं चालन की। तो चालन की जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो आप देखते हैं कि जब हम घर वगैरह बनते हैं तो मोरंग को चालने के लिए जो है एक बड़ा सा चलना यूज किया जाता है, जिसमें से बड़े बड़े कंक्रीट जो है वो अलग हो जाती है और जो हल्की पतली कंक्रीट होती है मोरंग वो अलग हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें घरों में रोटी बनाने के समय आटे को चलनी के जरिए जो है चाला जाता है, और चालने पे जो चोकर होती है वो चलनी में रह जाती है, और हल्का जो पतला महीन आटा होता है वो चलनी के जरिए बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया जो है उसे हम चालन कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा है दोस्तों अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवसादन और निस्तारण की। अवसादन और निस्तारण दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोसेस हैं दोस्तों।
जब हम मिश्रण में जल मिलाने पर जो भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि पानी लें और पानी में क्या मिला दें? बालू मिला दें और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें, तो हम क्या देखेंगे कि वो बालू जो है वो तली में बैठ गई है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। अब हम क्या करें कि इस ग्लास को या उस बीकर को धीमे से उठाएं और पानी को अलग कर लें, दूसरे बर्तन में कर लें, दूसरे बीकर में कर लें। तो इस प्रकार से जो है बालू एक बीकर में रह जाएगी और पानी हमारा दूसरे बीकर में आ जाएगा। इस प्रकार मिश्रणों को अलग करने की जो प्रक्रिया है इसे हम निस्तारण कहते हैं। तो जो भारी पदार्थ है जो मिश्रण में बैठ गया है नीचे, उस प्रक्रिया को अवसादन कहा गया। जो बैठा हुआ पदार्थ है उसको अवसाद कहा जाता है। और जब हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं बिना हिलाए डुलाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? निस्तारण की प्रक्रिया कहते हैं। फिर हम बात करते हैं निस्यंदन की। आखिर निस्यंदन क्या होता है? तो निस्यंदन भी दो वस्तुओं को अलग अलग करने की ही एक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे हम इसके लिए कुछ एक फिल्टर पेपर होता है जो कि बहुत ही बारीक सा होता है, जिसमें से छोटे छोटे कण भी नहीं निकल सकते हैं। या हम सूती कपड़ा जो है उसका भी उपयोग कर सकते हैं कि किसी मिश्रण को लें, बालू की ही बात कर लेते हैं या उससे भी महीन कोई बात कर लें, चौक वगैरह ले लें, तो हम देखेंगे कि जब पानी में इसको मिलाते हैं थोड़ी देर के लिए रख दें। अब इसको हम क्या करें? जब चालेंगे कपड़े बीकर के ऊपर कपड़ा लगा दें और उसको डालें, तो हम देखेंगे जो पानी है वो हमारा कपड़े से छन के बीकर में चला जाएगा और जो रेत है या जो चौक है वो कपड़े में रह जाती है। इसी प्रकार से फिल्टर पेपर में भी किया जाता है कि बीकर में या कोन जो है उसमें फिल्टर पेपर को लगा लिया जाए और फिल्टर पेपर से हम फिर उस मिश्रण को डालें, जिससे कि जो लिक्विड पदार्थ होगा वो हमारा छन जाएगा और जो ठोस पदार्थ या जो कंक्रीट है जो या रेत है या जो बालू की कण है या चौक है, वो सभी पदार्थ जो होंगे वो कहाँ? बीकर में रह जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन की प्रक्रिया को फिल्टरेशन भी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मिट्टी और जल का मिश्रण लिया गया है एक में, और फिर दूसरा दिखाया जा रहा है अगुलित पदार्थ जो मिट्टी है, इसमें जो है अवसादन और निस्तारण की प्रक्रिया को दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आपका इसमें अवसादन दिखाया गया है और ये जो फिगर है इसमें जो है निस्तारण की प्रक्रिया को दिखाया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले फिगर में। तो अगले फिगर में आप देख रहे होंगे कि इसमें फिल्टर पेपर का यूज किया गया है। ये फिल्टर पेपर कुछ इस तरीके से होता है और इसको जो है कोन फॉर्म में कर लिया गया है, फिर इसमें कीप में लगाया गया है और कीप में लगा के इसको छाना गया है। छानने से क्या होगा? जो भी हमारा लिक्विड या पानी है वो हमारा बीकर में आ जाएगा और बीकर में आ जाएगा और जो भी हमारी रेत वगैरह जो भी होगी वो हमारे कहाँ रह जाएगा? वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा। तो इस तरीके से ये फिल्टरेशन हो गया है, फिल्टरेशन का प्रोसेस दिखाया गया है इसमें। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं वाष्पन की। तो दोस्तों वाष्पन क्या होता है? वाष्पन एक प्रक्रिया है जिसके दौरान जल जो है जब वाष्प में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम वाष्पन कहते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तित होना ये क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। जैसे कि हम देखें कि किसी झील या किसी बर्तन में किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ हो, तो हम देखेंगे कि कुछ समय के लिए उसमें उसको छोड़ दिया जाए धूप में, तो धीमे धीमे करके जो है वो सारा का सारा पानी क्या होता है? वो सब वाष्पित हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। तो वो एक्चुअली क्या होता है? वो वाष्पित हो जाता है, वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये जहाँ भी जल होगा तो वहाँ वाष्पन की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती ही रहती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संघनन की। तो संघनन क्या होता है दोस्तों? वाष्प का जल में पुनः परिवर्तन जो है संघनन कहलाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना जल चक्र का, अगर हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरी तरीके से समझेंगे वहाँ पे कि संघनन क्या है।
फिर यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे जल चक्र में क्या होता है कि सबसे पहले जल वाष्पित हुआ, वाष्प बनने के बाद जो है वहाँ पे क्या होता है, धीमे धीमे जो है हवा की जो नमी है वो बढ़ती जाती है, और फिर क्या होता है, जो ये बूंदों का रूप ले लेती हैं, और बूंदों का रूप लेके ये क्या होता है, फिर वर्षा कर देते हैं। जब इनका वजन ज़्यादा हो जाता है, घनत्व ज़्यादा हो जाता है और भार सह नहीं पाते हैं, तो ये क्या होती है, वर्षा करते हैं। तो ये जो एक जो वाष्प जो थी, वाष्प का एक साथ इकट्ठा होना, घनत्व बढ़ाना, जो बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, वो संघनन है वहाँ पे, ठीक है। और संघनन की प्रक्रिया जो है हवा के ताप या ऊष्मा की मात्रा कम होने पर होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक फोटो आप देख रहे होंगे, फिगर देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे समुद्र जल से जो है नमक प्राप्त करने का जो है प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है कि समुद्र से अगर जल ले लिया जाए और उसे कहीं इकट्ठा कर दिया जाए तो कुछ समय बाद क्या होगा कि वो जल जो होगा वो वाष्पित हो जाएगा और जो नमक होगा वो हमारा वहाँ पे बचेगा। फिर उस नमक को हम क्या करेंगे, शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जो है क्या कर लेंगे, हम उसे जो है खाने योग्य बना लेंगे या खाने योग्य प्राप्त कर लेंगे। हम लोग अब बात करते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर 6 पे, जो कि हमारा है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, इसमें केवल हम 2 टॉपिक हैं मुख्य रूप से, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इसी पे चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हमारे आसपास जीवन में हम लोग देखते रहते हैं, कभी कभी गौर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्क्रमणीय परिवर्तन की। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे हम वस्तु को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं, किसी वस्तु में परिवर्तन किया जाए, बदल जाए और फिर कुछ समय बाद जो है पुनः अपनी स्थिति में आ जाए, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बोलें कि पानी से बर्फ जमाना, जब बर्फ बन गई, अब बर्फ को कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो बर्फ से क्या हो जाएगा, फिर वो बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है या ये परिवर्तन जो है वो कैसा है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि पहले पानी से बर्फ बना और फिर बर्फ से पानी, यानी कि पुनः अपनी अवस्था में आ गया है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे, ये देखिए चक्का दिखाया गया है। तो इस चक्के में आप देख रहे होंगे कि जो लकड़ी होती है, भाई बैलगाड़ी वगैरह देखते हैं या तांगे वगैरह देखते हैं जो घोड़े चलाते हैं, तो उसमें जो लकड़ी लगी होती है, लकड़ी के ऊपर पहिया जो होता है, लकड़ी का पहिया, उस लकड़ी के पहिए के ऊपर जो है एक लोहे की पत्ती चढ़ी रहती है, रिम जिसे हम कहते हैं, वो रिम चढ़ी रहती है लोहे की। तो वो लोहे की रिम चढ़ाई कैसे जाती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस लोहे की रिम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और क्योंकि लोहा क्या एक धातु है, और धातुओं को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या होती हैं, प्रसारित होती हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये हीट करने पे या गर्म करने पे क्या हो जाएंगी, प्रसारित हो जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएगी। एक्सपैंड हो जाएगी तो वो जो लकड़ी का पहिया है उस पर आसानी से ये चढ़ जाएगा, और चढ़ने के बाद जब ये चढ़ाने के बाद जो है कुछ देर के लिए इसको रख दिया जाएगा, रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने पे ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। और जब ये पुनः अपनी अवस्था में आता है तो क्या होता है, वो जो धातु रिम चढ़ाई गई है पहिए पे, वो लकड़ी को बड़ी मजबूती से जकड़ लेता है, जिससे कि वो फिर अलग नहीं होता, निकलता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ फावड़ा देख रहे होंगे आप, या कुदार देख रहे होंगे, या खुरपी है, तो इसमें लकड़ी के हत्थे जो चढ़ाए जाते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से चढ़ाए जाते हैं। जो हमारा लोहा है उसको क्या करते हैं, उसको हम या रिंग जो है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और गर्म करने पे ये क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपैंड करने पे लकड़ी चढ़ा दी जाती है, और फिर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं और हत्था जो है फिट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मोम को पिघलाना, ठीक है, मोम को पिघलाना, तो पिघलाने की अगर या गर्म करना, तो मोम को गर्म करना, ये जो है क्या है, ये जो है एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है। और अगर मोम को जलाने की बात करें
तो वो एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। जैसे कि मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती हम जलाते हैं तो मोमबत्ती जलाने पे क्या होती है, वो तो समाप्त हो जाता है मोम उसका, तो वो एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि उससे पुनः मोम नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन मोम को अगर हीट करें तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, कुछ देर रख दोगे फिर मोम जम जाएगा। तो वो क्या है, वो जो है एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे दोनों ही टॉपिक कंप्लीट हो गए, पदार्थों का पृथक्करण और हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।